मनहूस कहीं की, हमारे खानदान पर कौन सा ग्रहण लगाने आई है। सास ने फटी हुई मेडिकल रिपोर्ट को अपने पैर के अंगूठे से मसलते हुए ताना मारा। पति चुपचाप देखता रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट होना किस काम का, जब ऐसी बीमारी लग गई। अपनी बेसहारा बहू की विरासत से आलीशान हवेली बनाकर जश्न मनाने वालों का घमंड यादा दिन नहीं टिक सका। मां कीजिएगा, क्या आपको इस महल में बुलाया गया है? 3 साल बाद हीरों के हार और शानदार डिजाइनर साई में सजी वह वापस लौटी। 3 लाख करोड़ की सिंघानिया ग्रुप की बहू, इस दमदार पहचान के साथ। उसके ठंडे और बेपरवाह सवाल के सामने सास को अपने ही वजूद पर शर्मिंदगी और अपमान का घूंट पीना था। अब शुरू होती है एक त्यागी हुई औरत के शानदार और क्रूर इंतजाम की कहानी। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली सच्ची कहानियां लाते रहेंगे। आज की कहानी शुरू होती है एप्लास्टिक एनीमिया। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर खुद खून नहीं बना पाता। अगर यह बग गई तो जान को भी खतरा हो सकता है। अनन्या शर्मा डॉक्टर की बातों को दोहराते हुए मेडिकल रिपोर्ट हाथ में लिए खती थी। उसके हाथ कांप रहे थे, जिससे काग की सरसराहट सा सुनाई दे रही थी। आपके खून बनाने की प्रणाली में गंभीर समस्या आ गई है, हमें तुरंत इलाज शुरू करना होगा। डॉक्टर की गंभीर आवाज कमरे में गूंज रही थी। अनन्या का दिमाग सुन्न हो गया था। बचपन में ही मां बाप को खो चुकी। अनन्या के लिए उसका ससुराल ही एकमात्र परिवार था। सास कमला सिंह और पति मनीष सिंह का उसके साथ अस्पताल आना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। मां जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। अनन्या ने अपनी सास की ओर देखकर कुछ कहना चाहा। क्या कह रहे हैं? कमला अस्पताल के गलियारे में ही चीख पई। आसपास के लोग चौंक कर देखने लगे, लेकिन कमला को कोई परवाह नहीं थी। मनहूस कहीं की, हमारे खानदान पर कौन सा ग्रहण लगाने आई है? कमला की आवाज सुनकर अनन्या का चेहरा सेद पक गया। जिसे वह अपना परिवार मानती थी, उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनना अविश्वसनीय था। मां जी, इलाज से यह ठीक हो सकता है। काहे का इलाज? चुप कर। कमला सिंह ने अनन्या की बात काटते हुए हाथ झटक दिया। फिर उसने अनन्या के हाथ से रिपोर्ट छीन ली। डीयू की टॉपर होने का क्या आयदा, जब ऐसी बीमारियां पाल रखी हैं। कमला की आवाज में जलन और गुस्सा सा झलक रहा था। अनन्या का पा लिखा होना हमेशा उसकी आंखों में चुभता था। इतने ते दिमाग से अपनी ये बीमारी नहीं रोक पाई। कमला ने ताना मारते हुए रिपोर्ट फाना शुरू कर दिया। अनन्या ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मां जी, यह मत कीजिए, इस काग की घरूरत पैगी। इस रद्दी के टुकड़े की क्या जरूरत है? रिपोर्ट के टुकड़े अर्श पर बिखर गए। अनन्या घुटनों के बल बैठकर उन फटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करने लगी। काग उठाते उठाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कमला ने उसे रोते देख कहा, नाटक मत कर। अपने पति की कमाई खाने के बहाने ढूंढने की जगह कुछ काम कर। यह कहकर उसने अपने पैर के अंगूठे से उन कागों को और मसल दिया। यह सब देखते हुए मनीष का चेहरा भावहीन और ठंडा था। उसे अपनी पत्नी की बीमारी से याद आने वाले इलाज के गर्ज की चिंता थी। घर लौटते हुए कार में अनन्या ने हिम्मत करके पूछा, सुनो, इलाज का खर्च? इलाज? तुम्हारे बाबूजी का बंगला है ना, उसे बेच दो। आयरकार वो सब हमारा ही तो है, मनीष ने रूखेपन से जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई हमदर्दी नहीं थी। तुम्हारे पिता जो बंगला छो गए हैं, यह सुनकर अनन्या का दिल बैठ गया। वह उसके मरहूम पिता की आयरी निशानी थी। जान आरूरी है या बंगला? मनीष के इस सवाल पर अनन्या चुप हो गई। हईत में इलाज के लिए पैसे तो चाहिए ही थे। मां बाप के जाने के बाद बेसहारा अनन्या के लिए ससुराल ही सब कुछ था। एक शिक्षक परिवार में पली भई अनन्या को लोगों पर शक करना आता ही नहीं था। घर पहुंचते ही कमला के ताने शुरू हो गए। बीमारी का बहाना बना के पई रहती है। अनन्या सुबह 5 बजे उठकर नाश्ता बना रही थी। पूरे शरीर में जान नहीं थी, फिर भी वह लखगाते हुए काम कर रही थी। कल से और जल्दी उठना। बीमार है तो क्या, इतनी आलसी कैसे हो सकती है? जी मां जी, अनन्या ने चक्कर को सहते हुए जवाब दिया। कमला अनन्या का पीला चेहरा देखकर भी और यादा क्रूर हो जाती थी। और ये साई ठीक से किया कर, टॉपर है, इसका मतलब यह तो नहीं कि घर का काम नहीं कर सकती। कमला ने सेद दस्ताने पहनकर गर्नीचर पर हाथ फेरा और जानबूझकर धूल वाली जगह अनन्या को दिखाई। ये देख, इसे कहते हैं साई। शादी को इतने साल हो गए लेकिन तुझे अभी तक कुछ नहीं आया, मां कर दीजिए। अनन्या ने सिर झुका लिया।
बीमारी की वजह से उसका ध्यान भटक रहा था और हल्तियां यादा हो रही थीं। मनीष लिविंग रूम में अब्बार पत्ते हुए यह सब देख रहा था, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। अनन्या ने मदद के लिए उसकी तरफ देखा, पर वह मुंह फेर कर बैठा रहा। सुनो, क्या है? मनीष ने अब्बार से नहरें हटाए बिना ठंडा जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज तुरंत शुरू करना होगा। पैसे कहां से आएंगे? मनीष ने अब्बार फेंकते हुए चीखा। अनन्या डरकर पीछे हट गई। तुझे पता नहीं कंपनी की हालत कितनी खराब है। तेरी वजह से मुझे लोगों के सामने कितना झुकना पड़ता है। मनीष की आवाज ऊंची होती जा रही थी। हाल ही में बिजनेस में हुए नुकसान से वह बहुत तनाव में था। पी लिखी बीवी है, यह कहकर लोग मेरा कितना माँ उआते हैं। अनन्या को गहरा सदमा लगा। उसे आज पता चला कि वह अपने पति के लिए एक बोझ बन गई है। तभी कमला किचन से बाहर आई और बीच में बोल पई, वैसे अनन्या, तू अकेले उस बड़े बंगले की देखभाल कैसे करती होगी? मुश्किल होता होगा ना? कमला की आवाज अचानक मीठी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में लालच सा चमक रहा था। हम उसकी देखभाल कर देंगे, इलाज के पैसे भी निकल आएंगे। अनन्या हिचकिचाई। वह उसके पिता की अनमोल विरासत थी, तुम्हारे बाबूजी। अगर वो इंदा होते तो घरूर मदद करते। कमला ने अनन्या की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। हम ही तो तेरा परिवार हैं, और कौन मदद करेगा तेरी? इस बात ने अनन्या के दिल को पिघला दिया। सच में ससुराल के अलावा उसका कोई सहारा नहीं था। कुछ दिनों बाद कमला कुछ जटिल दस्तावेज लेकर आई। बस इस पर दस्तखत कर दे, फिर इलाज के खर्च की कोई चिंता नहीं। अनन्या ने कागज देखे, लेकिन उनमें सिर मुश्किल कानूनी शब्द थे। एक शिक्षक के घर पली बही अनन्या को कानूनी दांव पेंच की कोई समझ नहीं थी। ये असल में क्या है माँ जी? ये बंगले का मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटर्नी है। हम उसकी देखभाल करेंगे और तेरे इलाज का बंदोबस्त करेंगे। कमला ने बड़े प्यार से समझाया, लेकिन असल में वो बिक्री नामे, सेल डीड के कागज थे। जल्दी कर, अस्पताल से ओन आ रहा है। मनीष ने उसे उकसाया। वे अनन्या को सोचने का मौका नहीं देना चाहते थे। आखिरकार अनन्या ने कांपते हाथों से दस्तखत कर दिए। उसी पल कमला और मनीष की आंखों में एक तरनाक चमक दिखाई दी। एक हफ्ते बाद सुबह सुबह अनन्या ते बुखार से बेहोश हो गई। सुनो, मुझे इमरजेंसी ले चलिए, अनन्या ने मुश्किल से कहा। उसका पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था। गाही तैयार है। मनीष ने अनन्या को सहारा देकर कार में बिठाया। अनन्या को लगा कि चलो, पति मदद तो कर रहा है, लेकिन अस्पताल पहुंचकर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उतर, मनीष ने इमरजेंसी के गेट पर गाही रोककर ठंडे लहजे में कहा। सुनो, साथ चलो ना। मैंने कहा यहीं उतर जा, मनीष ने दरवाजा खोलते हुए दोहराया। अनन्या हैरान होकर अपने पति को देखती रही। सुनो, ये क्या? अनन्या कुछ और कहती, इससे पहले ही मनीष ने दरवाजा बंद कर दिया और उसके देखते देखते गाही आगे बहा दी। मनीष, रुको! अनन्या ने गाही के पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन शरीर में ताकत न होने के कारण वह वहीं गिर पई। ठंडी सक पर प्रे वह अपनी आंखों के सामने गाही को दूर जाते हुए देखती रही और टूट गई। अस्पताल के स्टाफ ने अनन्या को देखा और उसे इमरजेंसी रूम में ले गए। जब उसे होश आया तो एक नर्स ने उसे एक लिहाजा दिया। मैडम, आपके लिए एक रजिस्टर्ड चिट्ठी आई है। अनन्या ने कांपते हाथों से लिखा खोला। वह कमला सिंह के नाम से भेजा गया एक कानूनी नोटिस था। अनन्या शर्मा को सूचित किया जाता है कि आज से हमारे परिवार से कोई भी संपर्क न रखे। गुजारा भत्ता या संपत्ति के बंटवारे का कोई भी दावा अमान्य होगा। नोटिस पते अनन्या का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसे पूरी तरह से त्याग दिया गया है। उसने मदद के लिए रिश्तेदारों को गोन किया, लेकिन सबने उससे बात करने से मना कर दिया। लगता था कमला ने पहले ही उसके इलां झूठी अवाहें फैला दी थीं। सुना है अनन्या ससुराल के पैसे चुराकर भाग गई। उसका दिमाग तो पहले से ही खराब था। रिश्तेदारों की ठंडी प्रतिक्रिया ने अनन्या को एहसास दिलाया कि वह इस दुनिया में अकेली रह गई है। आखिरकार अनन्या ने दिल्ली की एक तंग गली में 3000 रुपए महीने के एक बरसाती कमरे में पनाह ली। वह बिना खिड़की वाला एक सीलन भरा कमरा था। कमरे में बस एक गद्दा और एक टूटी हुई सिंक थी। वहीं पर इंटरनेट पर बरें देखते हुए उसे एक चौंकाने वाली बर मिली। सिंह एंड सन्स कंस्ट्रक्शन ने वसंत विहार में नई लकड़ी हवेली का काम पूरा किया। लागत 50 करोड़ रुपए।
उसके पिता के बंगले की मीन पर सिंह परिवार ने एक आलीशान हवेली बना ली थी। तस्वीर में कमला और मनीष खुलकर हंस रहे थे। इन लोगों ने मेरे पिता की विरासत से। अनन्या के हाथ कांपने लगे। उसके अंदर उससे का ज्वालामुखी फट पा। उस दिन से अनन्या ने सब कुछ छोड़कर सिर पाई पर ध्यान लगाया। उसने रात रात भर कानून और गाइडेंस की किताबें पढ़ी। पैसे वापस पाने का कोई ना कोई रास्ता भूर होगा। अनन्या अपनी मेज पर बैठी बुदबुदा रही थी। फिर उसने विदेश में होने वाले क्लिनिकल ट्रायल के बारे में जानकारी खोजी और उसे एक और झटका लगा। इलाज का खर्च कम से कम 10 करोड़ रुपये था। जिंदा रहने के लिए मुझे उन्हें पूरी तरह से बर्बाद करना होगा। अनन्या की आंखों में एक ठंडी मोमबत्ती आ गई और उसी पल अनन्या एक मरती हुई पीड़िता नहीं बल्कि अपना सब कुछ वापस हासिल करने वाली एक मास्टरमाइंड बन चुकी थी। सुबह 5 बजे अनन्या बरसाती कमरे की छत पर गई। दिसंबर की बर्फीली हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। 1, 2, 3 अनन्या ने कांपते हुए पुश अप्स करने शुरू किए। बीमारी की वजह से वह 10 भी मुश्किल से कर पाती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब दोबारा बेबसी का शिकार नहीं बनूंगी, अनन्या ने दांत भींचते हुए कहा। पसीने की बूंदें ठंडे बर्श पर टपक रही थीं। वह रोजाना इस दर्दनाक कसरत को दोहराती थी ताकि बीमारी को धीमा कर सके और अपनी ताकत वापस पा सके। बेटी, आज भी कसरत कर रही हो? पोस के कमरे वाले अंकल ने चिंता से पूछा। हाँ अंकल, जीना है तो हिलना डुलना तो पेगा, अनन्या ने कमोर मुस्कान के साथ जवाब दिया। 1 महीने बाद अनन्या ने एक प्लान बनाया। सिंह एंड सन्स कंस्ट्रक्शन की कमोरियां जानने के लिए उसे एक जासूस की जरूरत थी। इंटरनेट पर उसने कंपनी के ठेकेदारों की लिस्ट निकाली और सुरेश कुमार नाम के एक आदमी को ढूंढा। वह 20 साल से ज्यादा समय से ठेकेदारी में काम कर रहा एक अनुभवी आदमी था। मां कीजिएगा, क्या आप सुरेश जी हैं? अनन्या एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम के कपों में खभे एक आधे उम्र के आदमी के पास गई। कौन हैं आप और इस जगह पर क्या कर रही हैं? सुरेश ने हैरानी से अनन्या की ओर देखा। साफ सुथरे कपों में अनन्या उस जगह से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। मेरा नाम अनन्या शर्मा है, मुझे आपसे एक जरूरी मदद चाहिए, अनन्या ने सिर झुकाकर विनती की। ऐसी क्या बात है जो आप यहां तक चली आईं? सुरेश ने हैरानी से पूछा। आप सिंह एंड सन्स कंस्ट्रक्शन के बारे में तो जानते ही होंगे। हाँ, हम उनके लिए ठेके पर काम करते हैं, अच्छे से जानते हैं, पर अचानक क्यों? अनन्या ने कांपती आवाज में अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सुरेश का चेहरा धीरे धीरे सख्त होता गया। उन दरिंदों ने ऐसा किया। सुरेश ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। अपनी बहू को अस्पताल के सामने छोकर भाग गए। जानवर से भी बदतर हैं वो लोग, इसीलिए मैं आपसे मदद मांग रही हूं। क्या आप मुझे कंपनी के अंदर की बरें दे सकते हैं? अनन्या ने लगभग घुटनों के बल बैठकर गुहारिश की। सुरेश ने कुछ देर अनन्या को देखा और फिर एक गहरी सांस ली। हाय बेचारी बच्ची, क्या मैं आपकी मदद करूंगा? बिल्कुल करूंगा। ऐसा अन्याय सहकर कोई चुप कैसे रह सकता है? सुरेश ने पूरी दिलेरी से कहा। वैसे भी उस कंपनी की हालत बहुत खराब है। सुरेश ने आसपास देखकर धीमी आवाज में कहा। कैसी खराब? वो मनीष, उस नालायक ने लत जगह पैसा लगाकर कंपनी को डुबोने की कगार पर ला दिया है। अनन्या की आंखों में चमक आ गई। सच में? बैंक का कर चुकाने की तारीख भी आ गई है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। हमें भी 3 महीने से पेमेंट नहीं मिली है। सुरेश ने परेशान होकर अपना सिर खुजलाया। लेकिन वो लोग तो अब भी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, वो सिर दिखावा है। अंदर से सब खोखला हो चुका है, सुरेश ने यहीन से कहा। कुछ दिनों बाद सुरेश एक गुरूरी बर लेकर आया। मनीष एक नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाला है। सुरेश ने अनन्या को कुछ कागजात दिए। ये आपको कैसे मिले? कंपनी का एक कर्मचारी शराब के नशे में एक बार में डींगे हाँक रहा था। अनन्या ने ध्यान से उन कागजों को पढ़ना शुरू किया। तभी उसे हिसाब में एक छोटी सी घप भी दिखी। यहां मुनाहे का हिसाब पूरी तरह से लत है। अनन्या ने लाल पेन से निशान लगाते हुए कहा। कहां? ये देखिए, बार के विश्लेषण का डेटा 3 साल पुराना है, जो आज के हिसाब से बिल्कुल लत है। अनन्या ने सटीक विश्लेषण करके दिखाया। सुरेश तारीफ करते हुए सिर हिलाने लगा। वाह, आप तो बहुत होशियार हैं, लेकिन अब इसका क्या करना है? इस लत जानकारी को बहू मनीष तक पहुंचा दीजिए, अनन्या ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लत जानकारी? हाँ, हमें उसके घमंड और बेवकूफी का जायजा उठाना है। अनन्या की आंखों में एक शातिर चमक थी। 1 हफ्ते बाद एक शानदार बराई गब हो गया। सुरेश ने उत्साहित होकर
ऑन किया। मनीष ने उस जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया और कंपनी का सारा पैसा उस प्रोजेक्ट में लगा दिया। सच में पूरी तरह से डूब गया। कंपनी और बड़े संकट में फंस गई है। हर तरफ हाहाकार मचा है। अनन्या ने एक शांत संतुष्टि महसूस की। उसका पहला जाल पूरी तरह से काम कर गया था। लेकिन मनीष गुस्से में कर्मचारियों पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। सुरेश ने चिंता से कहा, लती खुद की है और इल्जाम दूसरों पर लगा रहा है। सचान में चिंता से कहा, मैं एक नाकारा इंसान है, लेकिन इस्मत अनन्या के लिए एक नया दरवाह खोलने वाली थी। जिस कहे में वह पार्ट टाइम काम करती थी, वहां एक संभ्रांत दिखने वाले बुजुर्ग सज्जन आए। मां कीजिएगा, क्या आप अनन्या शर्मा हैं? उन सज्जन ने अनन्या से बड़ी विनम्रता से पूछा। जी मैं ही हूं, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? अनन्या ने हैरानी से पूछा। मैं प्रोफेसर वर्मा हूं। मैं तुम्हारे पिता के साथ यूनिवर्सिटी में सहकर्मी था। अनन्या की आंखें बबी हो गईं। आप मेरे पिता को जानते थे? हाँ, वह एक महान शिक्षक थे। लेकिन यह देखकर दुख हो रहा है कि उनकी बेटी को ऐसी जगह काम करना पड़ रहा है, प्रोफेसर वर्मा ने अफसोस जताते हुए कहा। अनन्या ने धीरे धीरे अपनी कहानी उन्हें सुनाई। प्रोफेसर वर्मा का चेहरा सख्त होता गया। इतना अमानवीय काम। प्रोफेसर वर्मा ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। लेकिन तुम हार नहीं मान रही हो, यह देखकर अच्छा लगा। जी, मैं अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। अनन्या की आवाज में गौलाद जैसी मजबूती थी। बहुत अच्छी सोच है, लेकिन तुम्हें अपना तरिया बदलना होगा, प्रोफेसर वर्मा ने गंभीरता से कहा। मतलब? छोटे छोटे बदले सिर और बदले को जन्म देते हैं। तुम्हें उस मुहाम तक पहुंचना होगा जहां से वो लोग तुम्हारी तरफ सिर उठाकर देख भी न सकें। प्रोफेसर वर्मा की बात सुनकर अनन्या की सांसें थम गईं। सिंघानिया ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा। जी, कौन नहीं जानता। अगर तुम उस ग्रुप के वारिस से जुड़ जाओ तो सिंह एंड सन्स जैसी छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक झटके में तबाह कर सकती हो। अनन्या का दिल तेजी से धकने लगा। लेकिन मैं उनसे मिलूंगी कैसे? मैंने सुना है कि उनका वारिस रोहन सिंघानिया इन दिनों काजी परेशान है, प्रोफेसर वर्मा ने रहस्यमयी ढंग से कहा। ग्रुप के अंदर सत्ता की लाई की वजह से वह एक काबिल पार्टनर की तलाश में है। पार्टनर? शायद एक दिखावे की शादी के गृह अपनी तात मजबूत करना चाहता है। अनन्या का दिल और होर से धक रहा था। कुछ दिनों बाद प्रोफेसर वर्मा पक्की बर लेकर आए। अगले हफ्ते एक इकोनॉमिक फोरम में तुम रोहन सिंघानिया से मिल सकती हो। अनन्या के चेहरे पर उम्मीद और घबराहट के मिले जुले भाव थे। लेकिन इसके लिए पूरी तैयारी करनी होगी। तुम्हें एक ऐसी विश्लेषण रिपोर्ट बनानी होगी जो उसका ध्यान खींच सके। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, अनन्या ने दृढ़ता से जवाब दिया। लेकिन उस अहम मोड़ पर एक बार संकट आ गया। यादा काम और तनाव की वजह से अनन्या अचानक बेहोश हो गई। अनन्या बेटी, आंखें खोलो। बरसाती कमरे के मालिक ने अनन्या को बाथरूम के घर्ष पर पाहा देखकर आवाज लगाई। अस्पताल के इमरजेंसी रूम में डॉक्टर ने गंभीर चेहरे से कहा, हालत काई बिक गई है, इन्हें कुछ दिनों तक पूरी तरह आराम करना होगा। लेकिन अनन्या हार नहीं मान सकती थी। अगर मैं मर गई तो बदला नहीं ले पाऊंगी, अनन्या ने ऑक्सीजन मास्क के पीछे से दर्द भरी आवाज में कहा। मुझे हर हाल में इंदा रहना है। अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर अनन्या चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। 3 दिन में डिस्चार्ज होकर वह सीधे तैयारी में जुट गई। यह मेरा आखिरी मौका है। अनन्या ने अपने बैंक खाते में बचे आखिरी पैसे भी निकाल लिए और एक बार के वह स्टोर से सबसे महंगी डिजाइनर सा रीदी, यह कागी होगी, अनन्या ने आईने में खुद को देखते हुए कहा। उसने फोरम में शामिल होने के लिए एक जाली पहचान पत्र भी बनवाया। यह सब प्रोफेसर वर्मा की मदद से मुमकिन हुआ। मुझे रोहन सिंघानिया से मिलना ही होगा। अनन्या ने रात भर जागकर एक बेहतरीन बिजनेस विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की। यह एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें सिंघानिया ग्रुप की कमोरियों और अवसरों का सटीक विश्लेषण था। फोरम वाले दिन सुबह सुबह अनन्या आईने के सामने खड़ी हुई। अनन्या, तुम यह कर सकती हो, अनन्या ने खुद को हिम्मत देते हुए कहा। इंदा रहने और बदला लेने का यही एकमात्र रास्ता है। अनन्या ने विश्लेषण रिपोर्ट को सावधानी से अपने बैग में रखा और फोरम की ओर चल पई। उसकी किस्मत बदलने वाली मुलाकात उसका इंतजार कर रही थी। अनन्या फोरम के प्रवेश द्वार पर पहुंची। हॉल शानदार झूमरों और सूट बूट पहने लोगों से भरा हुआ था। पहचान पत्र जाली है, कहीं पकी तो नहीं जाऊंगी?
अनन्या घबराते हुए रिसेप्शन की ओर भागी। शुक्र है वह बिना किसी परेशानी के अंदर चली गई। अब रोहन सिंघानिया को ढूंढना है। अनन्या ने हॉल में चारों ओर देखना शुरू किया, लेकिन तभी उसकी नज़र एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। वो तो मनीष है। अनन्या का चेहरा सेद पक गया। मनीष एक जवान लक्की के साथ हाथ में हाथ डाले वीआईपी लाउंज की ओर जा रहा था। नई लक्की के साथ, और इतनी बेशर्मी से। अनन्या ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। उसे छोए हुए कुछ महीने भी नहीं हुए थे और मनीष किसी और के साथ था। मनीष दूसरी दिशा में देख रहा था और उसे अनन्या बिल्कुल भी नजर नहीं आई। उस इंसान ने मुझे छो दिया। और अनन्या उससे से कांप रही थी, लेकिन मनीष ने अब भी उसे नहीं देखा था। डार्लिंग, वो लक्की कौन है? मनीष की नई गर्लफ्रेंड ने अनन्या की ओर इशारा करते हुए पूछा, जो उन्हें घूर रही थी। कहां? मनीष ने चारों ओर देखा, लेकिन अनन्या उसे नहीं दिखी। वह एक खंभे की आड़ में खगी थी। अरे वो रही, लगातार हमें ही देख रही है। नई लक्की ने नारागी भरे लहजे में कहा, ऐसे क्या देख रही हो? वह लक्की अनन्या के पास आकर बदतमीजी करने लगी। मां कीजिएगा। लेकिन अनन्या ने शांति से कुछ कहना चाहा, लेकिन उस लक्की ने उसे रोक दिया। तुम्हें क्या मतलब? मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसे क्यों घूर रही हो? स्टॉकर हो क्या? उस लक्की ने अनन्या के कंधे पर ओर से धक्का दिया। अनन्या अपना संतुलन खो बैठी और लखा गई। आह! अनन्या मीन पर गिर पड़ी और उसके हाथ से रिपोर्ट बिखर गई। उसी पल उसे ओरदार चक्कर आया। अनन्या का चेहरा पीला पक गया और वह वहीं बेहोश हो गई। बीमारी ने उसके शरीर को पूरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन गिरते हुए भी अनन्या ने एक हाथ से अपनी विश्लेषण रिपोर्ट को कसकर पकड़ रखा था। वह उसकी आखिरी उम्मीद थी, जिसे वह छो नहीं सकती थी। अरे, इस लक्की को क्या हो गया? नाटक कर रही है क्या? वह लक्की चौंकर पीछे हट गई। क्या हुआ? लोग इकट्ठा होने लगे। इस सब के बीच मनीष ने अनन्या को देखे बिना ही वहां से निकल गया। तभी एक आदमी अनन्या के पास आया। वह शांत और संभ्रांत दिख रहा था। डॉक्टर को बुलाइए। उस आदमी ने आसपास के लोगों को शांति से निर्देश दिया। वह रोहन सिंघानिया था। रोहन की नजर अनन्या के पास बिखरी रिपोर्ट पर पही और उसकी आंखें बही हो गईं। वह सिंघानिया ग्रुप का सटीक विश्लेषण करने वाली एक बेहतरीन रिपोर्ट थी। यह रिपोर्ट किसने बनाई है? रोहन ने रिपोर्ट उठाते हुए हैरानी से कहा। उसमें ग्रुप की ऐसी अंदरूनी समस्याओं का भी जिक्र था जिनके बारे में खुद रोहन को भी नहीं पता था। क्या कमाल का विश्लेषण है! रोहन अपनी हैरानी छिपा नहीं पाया। फिर उसने बेहोश पई अनन्या को देखा। बेहोशी की हालत में भी अनन्या ने एक हाथ से रिपोर्ट को नहीं छुआ था। उसकी इस लगन और इच्छा शक्ति ने रोहन को बहुत प्रभावित किया। इतनी मजबूत इच्छा शक्ति वाली भारखा जान के बेहोश पई अनन्या की लगन को बहुत प्रभावित किया। इंसान रोहन ने अनन्या की कीमत को पहचान लिया। मैं इन्हें अस्पताल ले जाता हूं। रोहन ने अनन्या को सावधानी से उठाया। अस्पताल में रोहन ने डॉक्टर से गुप्त रूप से बात की। मरीज की हालत कैसी है? एप्लास्टिक एनीमिया का आगे बढ़ चुका है। यादा काम और तनाव की वजह से हालत बिगड़ी है, डॉक्टर ने गंभीर चेहरे से बताया। क्या इलाज संभव है? भारत में इलाज की सीमाएं हैं। इन्हें विदेश में क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत है। रोहन गहरी सोच में डूब गया। उसने अनन्या की रिपोर्ट फिर से निकाली और पी। इतनी शानदार बुद्धि और मजबूती! मुझे ऐसे ही पार्टनर की तलाश थी, रोहन ने यकीन के साथ कहा। अगले दिन दोपहर में अनन्या ने एक वीआईपी कमरे में आंखें खोली। मैं कहाँ हूं? अनन्या ने आलीशान कमरे को देखकर हैरानी से पूछा। आपको होश आ गया? रोहन कुर्सी पर बैठा था और उसने गर्मजोशी से कहा। अनन्या चौंक कर उठ बैठी। आप कौन? मैं सिंघानिया ग्रुप का रोहन सिंघानिया हूं। रोहन ने विनम्रता से अपना परिचय दिया। रोहन सिंघानिया, कहीं आप वो मशहूर? अनन्या की आंखें बई हो गईं। जी, लेकिन क्या यह रिपोर्ट आपने बनाई है? रोहन ने अनन्या की विश्लेषण रिपोर्ट दिखाई। जी, मैंने ही बनाई है, अनन्या ने कांपती आवाज में जवाब दिया। यह वाकई कमाल है। हमारे ग्रुप की कमोरियां और अवसर, जिनके बारे में मैं भी नहीं जानता था, आपने इतनी सटीकता से बताया है। रोहन ने दिल से तारीफ की। आपकी असाधारण बुद्धि और किसी भी हालात में न झुकने वाली हिम्मत के लिए मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। रोहन के इन सच्चे शब्दों को सुनकर अनन्या हैरान रह गई। क्या आप मेरा एक प्रस्ताव स्वीकार करेंगी? रोहन ने गंभीर चेहरे से पूछा। कैसा प्रस्ताव?
मैं इस समय ग्रुप के अंदर उत्तराधिकार की लाई में मुश्किलों का सामना कर रहा हूं, रोहन ने ईमानदारी से बताया। मुझे एक काबिल कॉन्ट्रैक्ट वाई की जरूरत है। मैं आपको 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रस्ताव देना चाहता हूं। अनन्या को इतना भा झटका लगा कि वह कुछ बोल नहीं पाई। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? जी, इसे एक बिजनेस पार्टनरशिप समझिए जिससे हम दोनों को फायदा होगा, रोहन ने शांति से समझाया। अनन्या कुछ देर सोच में पा गई। यही तो था बदला लेने का सुनहरा मौका। मेरी कुछ शर्तें हैं, अनन्या ने दृढ़ता से कहा। बताइए। पहली, सिंघानिया ग्रुप की बहू के तौर पर मुझे सारे अधिकार चाहिए, अनन्या ने सा कहा। और मेरी इस बीमारी के इलाज का पूरा खर्च आपको उठाना होगा। बिल्कुल, मैं आपके लिए विदेश के सबसे अच्छे डॉक्टरों का इंतजाम करूंगा, रोहन तुरंत मान गया। और आखिरी बात, अनन्या ने अपनी आंखों में ठंडी चमक के साथ कहा, मेरे इंतजाम के रास्ते में आप कभी नहीं आएंगे। रोहन अनन्या के इस दृढ़ रूप को देखकर हैरान रह गया। इंतजाम? हाँ, जिन लोगों ने मुझे इस हाल में पहुंचाया है, मैं उन्हें बख्शूंगी नहीं। अनन्या की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक और मजबूती थी। ठीक है, आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं, रोहन ने अनन्या का हाथ पककर वादा किया। उस दिन से अनन्या की जिंदगी पूरी तरह से बदलने लगी। सबसे पहले उसकी पहचान बदली गई। आज से आप अनन्या सिंघानिया के नाम से जानी जाएंगी, रोहन ने एक नया पहचान पत्र देते हुए कहा। अनन्या शर्मा अब अतीत का हिस्सा है। अनन्या सिंघानिया ने अपना नया नाम स्वीकार कर लिया। उसे तुरंत लंदन भेजा गया, जहां 3 साल तक उसका गहन इलाज चला। आपके ब्लड काउंट में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हो रहा है, डॉक्टर ने खुशखबरी दी। पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन अब यह बीमारी नियंत्रण में है। अनन्या ने राहत के आंसू बहाए। इलाज के साथ साथ उसे बेहतरीन शिक्षा भी दी गई। भाषा, कला, बिजनेस मैनेजमेंट, अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार, हर क्षेत्र के माहिर लोगों ने उसे सिखाया। आपका अंदा अब और भी शालीन हो गया है। शिष्टाचार सिखाने वाली टीचर ने अनन्या की तारीफ की। अब आप सच में एक बड़े घराने की बहू लगती हैं। इन 3 सालों में रोहन नियमित रूप से उससे मिलने आता रहा। शुरू में वे सिर्फ बिजनेस की बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। क्या आप मुझे अपने अतीत के बारे में बताएंगी? रोहन ने एक दिन हिम्मत करके पूछा। अनन्या ने धीरे धीरे अपना दर्दनाक अतीत उसे सुनाया। माँ बाप को खोने का अकेलापन, ससुराल का तिरस्कार और धोखा, अस्पताल के सामने त्यागे जाने की बेबसी, इतने दर्दनाक समय से। रोहन अनन्या की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। आपने हार नहीं मानी और डटी रही। आपकी इस हिम्मत की मैं दिल से दाद देता हूं। रोहन की आंखों में सम्मान से बहकर कुछ और भावनाएं आने लगी थीं। अनन्या के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसके दिल में जहां सिर्फ इंतहाम की आग थी, अब एक नई भावना पनप रही थी। शुरू में मेरे जीने का मकसद सिर्फ बदला लेना था, अनन्या ने ईमानदारी से कहा, लेकिन यहाँ इलाज और पाई के दौरान मुझे जिंदगी की दूसरी संभावनाएं भी दिखने लगी हैं। कैसी संभावनाएं? बदला पूरा होने के बाद की जिंदगी। मुझे लगता है मैं नई उम्मीदें और सपने देख सकती हूँ। अनन्या के अंदर एक बदलाव आ रहा था। रोहन भी उसे सिर्फ एक पार्टनर से ज्यादा महसूस करने लगा था। मैंने शुरू में यह प्रस्ताव आपकी काबिलियत देख कर दिया था, रोहन ने धीरे धीरे इरार किया, लेकिन अब मैं अनन्या सिंघानिया नाम की इस इंसान की ओर खिंचता जा रहा हूं। अनन्या का दिल बोर से धक उठा। उधर रोहन अनन्या के इंतहाम के लिए चुपचाप तैयारी कर रहा था। यह सिंह एंड सन्स कंस्ट्रक्शन से जुड़े दस्तावेज हैं। रोहन के सेक्रेटरी ने एक मोटी आइल दी। हमने उनके द्वारा जारी किए गए सबसे खतरनाक बैड लोन्स को गुया तरीके से खरीद लिया है, रोहन ने कागजात देखते हुए संतुष्टि से कहा। अब हम जब चाहें सिंह परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। इंतकाम का मंच पूरी तरह से तैयार हो रहा था। 3 साल बाद आखिरकार अनन्या के भारत लौटने का समय आ गया। सारी तैयारी हो गई? रोहन ने दिल्ली एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में अनन्या का स्वागत करते हुए पूछा। हाँ, अब असली खेल शुरू होगा, अनन्या ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। उसकी पुरानी कमोर और बीमार छवि अब कहीं नहीं थी। वह एक शालीन और गरिमापूर्ण महिला के रूप में पूरी तरह बदल चुकी थी। ब्लड काउंट भी सामान्य हो गया है और दवाइयों से सब नियंत्रण में है। अनन्या ने यकीन से कहा, 3 लाख करो कि सिंघानिया ग्रुप की बहू बनकर अपना शानदार बदला लीजिए। रोहन ने अनन्या का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत
दी। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनन्या ने दिल से धन्यवाद कहा। अब मैं सिंह परिवार से हिसाब बराबर करूंगी। अनन्या की आंखों में इंतहाम की ठंडी आग जल रही थी, लेकिन साथ ही एक नई जिंदगी और प्यार की उम्मीद भी उसके दिल में थी। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी और अब अनन्या का असली इंतहाम शुरू होने वाला था। इन्वेस्टमेंट समिट वाले दिन दिल्ली का सबसे आलीशान होटल ग्रैंड बॉलरूम शानदार रोशनी में नहाया हुआ था। उद्योगपति, राजनेता और मशहूर हस्तियां वहां मौजूद थीं। यह सत्ता और तात का जश्न था। अनन्या जी, आप तैयार हैं? रोहन ने लिमोइन में अनन्या से पूछा। अनन्या ने लाखों की डिजाइनर साड़ी और हीरों का हार पहन रखा था। वह पूरी तरह से तैयार थी। हाँ, अब खेल शुरू होगा, अनन्या ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। 3 साल पहले वाली बेबस लक्की का कोई नामो निशान नहीं था। लिमोइन से उतरकर अनन्या और रोहन ने हाथ में हाथ डाले रेड कारपेट पर चलना शुरू किया। लैश चमकने लगे और पत्रकार चिल्लाने लगे। सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन रोहन सिंघानिया और उनकी पत्नी अनन्या सिंघानिया आ चुके हैं। एक न्यू रिपोर्टर ने उत्साहित होकर कहा। अनन्या की बेमिसाल खूबसूरती और शाही अंदा पर सबकी निगाहें टिक गईं। ऐसा लग रहा था मानो कोई महारानी लौट आई हो। उधर सिंह परिवार एक कोने की मेड़ पर बैठा था। उन्हें रोहन के चाचा की मदद से मुश्किल से न्योता मिला था। इस पार्टी में अच्छे संपर्क बनाने होंगे। कमला ने मनीष से फुसफुसाकर कहा, कंपनी की यह हालत है और तुम्हें संपर्क की पई है। मनीष ने चिक्कर जवाब दिया। हाल के बिजनेस नुकसान से वह बहुत तनाव में था। तभी दरवाजे पर हलचल हुई। अरे, वो औरत कौन है? कितनी खूबसूरत है! वो रोहन सिंघानिया की पत्नी है, अनन्या सिंघानिया। लोगों की तारीहें गूंजने लगीं। कमला ने उत्सुकता से गर्दन घुमाई और अनन्या को देखते ही चौंक कर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वो औरत! कमला का चेहरा डर से सजेद प गया। उसे 3 साल पहले छोई हुई अनन्या की झलक दिखाई दी। क्या हुआ? किसे देख लिया? मनीष ने अपनी मां के पीछे नर घुमाई और उसका पूरा शरीर जम गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मनीष कांपती आवा में बुदबुदाया, लेकिन जैसे जैसे अनन्या पास आती गई, उसका शक यकीन में बदल गया। यह वही औरत थी जिसे उन्होंने छो दिया था। यह कैसे? इस रूप में? कमला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अनन्या शान से चलती हुई आई और सिंह परिवार से उसकी नजरें मिली। उसी पल कमला और मनीष का पूरा शरीर अक गया। कमला सिंह सदमे में अनन्या के पास पहुंची। अनन्या, कमला ने कांपती आवाज में पुकारा। अनन्या ने ठंडे चेहरे से कमला को ऊपर से नीचे तक देखा। मां कीजिएगा, क्या आपको इस महल में बुलाया गया है? अनन्या की आवाज बर की तरह ठंडी थी। क्या मैं आपका इनविटेशन कार्ड देख सकती हूं? अनन्या ने कमला से ऐसे बात की जैसे वह उसे जानती ही न हो। आसपास के लोग कमला को अजीब नजरों से देखने लगे। अरे, हम पहले। कमला घबराकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अनन्या ने मुंह फेर लिया। सिक्योरिटी, प्लीज चेक कीजिए, अनन्या ने होटल के कर्मचारी से कहा। कमला को अपने ही वजूद पर अपमान महसूस हुआ। मनीष तो और भी बहे सदमे में था। अपनी बीमार और त्यागी हुई पत्नी को एक ऐसी हैसियत में देखकर जहां तक पहुंचना उसके लिए नामुमकिन था। वह डर गया। मैंने क्या कर दिया? मनीष को अपने अतीत के कायरतापूर्ण कर्मों के भयानक अंजाम का डर सताने लगा। अनन्या का जब भाषण देने का समय आया तो उसने कुछ और ही किया। वह स्टेज पर जाने की बजाय एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी के मालिक से मिलने चली गई। नमस्ते, डालमिया कंस्ट्रक्शन के मिस्टर डालमिया। अनन्या ने शालीनता से नमस्कार किया। ओह मिसे सिंघानिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर डालमिया ने सम्मान से हाथ मिलाया। मैंने सुना है आपका सिंह एंड सन्स कंस्ट्रक्शन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। अनन्या ने रहस्यमयी ढंग से कहा। जी, पर क्यों? पहले आप इसे देख लीजिए। अनन्या ने एक छोटी सी पेन ड्राइव दी। यह क्या है? सिंह एंड सन्स कंस्ट्रक्शन के गबन और गृह करों का पूरा ब्यौरा। अनन्या की बात सुनकर मिस्टर डालमिया का चेहरा सख्त हो गया। सच में? आप उद देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले अच्छी तरह जांच कर लीजिएगा। यह अनन्या के इंतहाम की पहली चिंगारी थी। अगले दिन से सिंह एंड सन्स कंस्ट्रक्शन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगा। डालमिया कंस्ट्रक्शन ने कॉन्ट्रैक्ट तो दिया। मनीष अपने ऑफिस में चीख रहा था। दूसरे क्लाइंट्स भी ओन नहीं उठा रहे। एक कर्मचारी ने घबराकर बताया। ऊपर से बैंक से ओन आ गया।
वो लोग तुरंत कर चुकाने को कह रहे हैं। कमला को यकीन नहीं हो रहा था। जी, कह रहे हैं कि आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब होने की वजह से कर की अवधि नहीं भरी जा सकती, बैंक कर्मचारी ने ठंडे लहजे में बताया। यह रोहन के दबाव का नतीजा था। सिंह एंड सन्स कंस्ट्रक्शन देखते ही देखते दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। कुछ दिनों बाद एक और बड़ा झटका उनका इंतजार कर रहा था। पुलिस से गिरफ्तारी का वारंट आया है। मनीष ने पीले पहे चेहरे से कहा। कैसा वारंट? धोखाधड़ी और काले धन का मामला है। कमला के पैरों तले मीन खिसक गई। अनन्या के नाम का इस्तेमाल करके किए गए सारे काले कारनामे अब सामने आ चुके थे। यह अनन्या की गुमनाम शिकायत का नतीजा था। कानून का शिकंजा पूरी तरह से कस चुका था। उसी समय मीडिया में एक और बर आई। सिंघानिया ग्रुप फाउंडेशन ने वसंत विहार की मीन ग्रीदी शिक्षक सम्मान में चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना न्यू एंकर बर पर रहा था। दिवंगत प्रोफेसर शर्मा के सम्मान में यह एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। अनन्या ने अपने पिता की विरासत को वापस पाकर उनका सम्मान भी बहाल कर दिया था। कमला न्यू देखकर उससे से कांप रही थी। वो मीन हमारी थी, अब सब खत्म हो गया मां, मनीष ने हताश होकर कहा। तभी कमला को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। लिहा खोलते ही उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकली। यह 3 साल पहले अस्पताल के सामने छो ही गई अनन्या की तस्वीर थी। वह ठंडे गर्श पर बेबस पही हुई थी। तस्वीर के पीछे एक लाइन लिखी थी, याद है? कमला तस्वीर देखकर कांपने लगी। उसे एहसास हुआ कि उनका क्रूर कर्म अब बूमरैंग बनकर वापस आ गया है। उधर रोहन अनन्या के इंतजाम के तरीके को देखकर उस पर और भी भरोसा करने लगा था। तुम्हारा तरीका वाकई बहुत शातिर और ठंडा है, रोहन ने अनन्या से कहा। भावनाओं में बहे बिना सीधे कमोर नस पर वार करना यह काबिल तारीफ है। बदला हमेशा सोच समझ कर लिया जाना चाहिए, अनन्या ने शांति से जवाब दिया। लेकिन अब यह तम होने वाला है। रोहन ने अनन्या को देखते हुए पूछा, मैं उम्मीद करता हूं कि इस इम्तिहान के बाद तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगी। रोहन के इन सच्चे शब्दों ने अनन्या के दिल को छू लिया। शुक्रिया, यह सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ, अनन्या ने रोहन का हाथ पकड़ते हुए कहा। अब सच में एक नई शुरुआत होगी। अनन्या की आंखों से इंतजाम की आग बुझकर उम्मीद की रोशनी चमकने लगी थी। सिंह परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और अनन्या एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने के लिए तैयार थी। अगली सुबह सिंह एंड सन्स कंस्ट्रक्शन के दिवालिया होने की बर आ गई। मीडिया सिंह परिवार के पतन की कहानियां सुनाने लगा। सिंह एंड सन्स कंस्ट्रक्शन ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया। कंपनी का पतन। अखबारों की सुर्खियां कमला की हताशा को बयां कर रही थीं। कमला ने रिमोट गिरा दिया और मीन पर बैठ गई। अब सच में सब खत्म हो गया। कमला निराश होकर बुदबुदाने लगी। तभी उसे आखिरी उम्मीद सूझी, अनन्या से मिलना। दोपहर में कमला अनन्या के पेंट हाउस पहुंची। वह 3 साल पहले वाली घमंडी औरत नहीं, बल्कि एक लाचार और थकी हुई दिख रही थी। मुझे अनन्या सिंघानिया से मिलना है, कमला ने गार्ड से गुहारिश की। क्या आपकी अपॉइंटमेंट है? प्लीज बस एक बार, कमला गिघाने लगी। अनन्या को कमला के आने की बर मिली तो वह ठंडी मुस्कान के साथ बोली, उसे अंदर आने दो। कमला आलीशान पेंट हाउस में घुसते ही दंग रह गई। अनन्या सोए पर शान से बैठी उसका इंतजार कर रही थी। किस लिए आई हो? अनन्या ने ठंडी आवाज में पूछा। कमला अनन्या के पैरों में गिर पई। प्लीज मेरे मनीष को बचा लो। कमला ने घर्ष पर सिर पटकते हुए मिन्नतें की। मनीष की कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। अनन्या ने कमला के इस घिनौने रूप को देखा। उसे 3 साल पहले अपना अपमान याद आ गया। कोई गलती नहीं है? अनन्या ने खभे होते हुए ठंडे लहजे में कहा। तो फिर मुझे अस्पताल के सामने किसने छोहा था? वो तो कमला कुछ बोल नहीं पाई। मनहूस कहकर मेरी मेडिकल रिपोर्ट किसने फाजी थी? अनन्या ने कमला के कहे हुए शब्द उसे ही लौटा दिए। डीयू की टॉपर होने का क्या आयदा, जब ऐसी बीमारियां पाल रखी हैं? अनन्या ने कमला के लहजे की बहू नल करते हुए कहा। कमला का चेहरा सजेद पक गया। मुझे याद है तुमने क्या कहा था। अनन्या की आवाज और भी ठंडी हो गई। बीमारी का बहाना बनाती है ना? कमला को एहसास हुआ कि उसका गुनाह कितना भयानक था, लेकिन अनन्या ने उस पर कोई रहम नहीं दिखाया। निकल जाओ यहां से, अनन्या ने सख्ती से कहा। प्लीज एक बार। कमला गिघियाती रही, लेकिन अनन्या ने मुंह फेर लिया। कुछ दिनों बाद अदालत ने अपना आखिरी फैसला सुनाया।
आरोपी मनीष सिंह को धोखाधड़ी और गबन के जुर्म में 7 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। जज का फैसला कोर्ट रूम में गूंज उठा। सह आरोपी कमला सिंह को 5 साल की कैद की सजा दी जाती है। अनन्या के दिए गए पुख्ता सबूतों की वजह से सारे आरोप साबित हो गए। विरासत हपना, गबन, काला धन सब कुछ सामने आ गया। अनन्या दर्शकों की दीर्घा में बैठी यह फैसला सुनकर गहरी संतुष्टि महसूस कर रही थी। जिस तरह उन्होंने उसे त्यागा था, उसी तरह उसने उनका सब कुछ छीन लिया था। यह एक शानदार बदला था। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त मनीष अनन्या की ओर भागा। अनन्या, अनन्या। मनीष ने हथकड़ी लगे हाथों से अनन्या को पकने की कोशिश की। बस एक बार मुझे माफ कर दो। मनीष रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। अनन्या ने मनीष को ठंडी नहरों से देखा। जिस दिन तुमने मुझे छुआ था, उस दिन मैं तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर गई थी। अनन्या ने स्ती से कहा। अब हम अजनबी हैं। अनन्या ने मनीष की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। पुलिस मनीष को खींच कर ले गई और अनन्या उसे भावहीन चेहरे से देखती रही। बदला पूरा होने के बाद अनन्या को एक अजीब सा गालीपन महसूस हुआ। रोहन उसे एक जगह ले गया। यह कहाँ है? अनन्या ने एक पुरानी इमारत के सामने पूछा। यह वही बरसाती कमरा है जहां तुम रहती थीं। रोहन ने गर्मजोशी से कहा। मैं एक बार देखना चाहता था। दोनों छत पर गए। यह वही जगह थी जहां अनन्या रोज कसरत करती थी। तुम यहीं रोज कसरत करती थीं, है ना? रोहन ने अनन्या का हाथ पकते हुए कहा। हाँ, यह प्रण लेकर कि दोबारा कभी बेबस नहीं बनूंगी। अनन्या ने अतीत को याद करते हुए कहा। बदला तो पूरा हो गया, पर फिर भी इतना हालीपन क्यों लग रहा है? अनन्या ने अपनी सच्ची भावनाएं बताईं। सिर्फ बदले से सच्ची खुशी नहीं मिलती। रोहन ने अनन्या को प्यार से समझाया। अब एक नई जिंदगी की उम्मीद तलाशो। नई जिंदगी। अनन्या ने रोहन को देखते हुए कहा। दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। रोहन ने गंभीर होकर कहा। क्या? तुम्हारी बीमारी के बारे में? रोहन की आंखों में आंसू आ गए। यह डर कि पता नहीं कब हालत बिगड़ जाए। यह अकेले सहना बहुत मुश्किल है ना? रोहन ने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ रहकर इस डर का सामना करना चाहता हूं। अनन्या ने रोहन की सिंसेरिदाद को महसूस किया और उसका दिल भर आया। उसे यकीन हो गया कि इंतजाम के अलावा दुनिया में सच्चा प्यार भी होता है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो गया है ना? रोहन ने धीरे से पूछा। हाँ, हो गया। अनन्या ने सिर हिलाया। तो क्या अब मैं एक नया प्रस्ताव दे सकता हूं? रोहन ने घुटनों के बल बैठकर एक अंगूठी निकाली। इंतजाम के लिए नहीं, बल्कि प्यार के लिए। क्या तुम मेरी जिंदगी भर की साथी बनोगी? रोहन ने दिल से प्रस्ताव रखा। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, बिल्कुल। अनन्या ने खिलखिलाकर हंसते हुए जवाब दिया। अब सच में एक नई शुरुआत होगी। कुछ दिनों बाद अनन्या ने रोहन के कहने पर सिंघानिया ग्रुप को आधिकारिक रूप से ज्वाइन कर लिया। आपको ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का हेड नियुक्त किया जाता है। रोहन ने नियुक्ति पत्र देते हुए कहा। बदले के लिए जो काबिलियत आपने हासिल की है, अब उसे ग्रुप की तरी में लगाइए। अनन्या ने पूरे आत्मविश्वास से नियुक्ति पत्र लिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी। अनन्या की पहली प्रेजेंटेशन शुरू हुई। बोर्डरूम में बैठे अधिकारियों के सामने अनन्या का आत्मविश्वास देखने लायक था। मैं दक्षिण पूर्व एशिया के बार में प्रवेश की रणनीति पर बात करूंगी। अनन्या ने एक बेहतरीन विश्लेषण प्रस्तुत किया। अधिकारियों ने तारीफ करते हुए तालियां बजाईं। वाकई कमाल है। ऐसा विश्लेषण हमने पहले कभी नहीं देखा। अनन्या की काबिलियत बिजनेस की दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। मीडिया भी अनन्या में दिलचस्पी लेने लगा। सिंघानिया ग्रुप की अनन्या सिंघानिया अपने करिश्मे से छाईं। अखबारों की सुर्खियां अनन्या की सफलता की कहानी कह रही थीं। अपनी इस्मत गुद लिखने वाली महिला लीडर की कहानी। अनन्या की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा और हिम्मत का स्रोत बन गई। रोहन अनन्या को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। तुम्हें इस तरह चमकते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। यह सब आपकी वजह से हुआ है। अनन्या ने रोहन का हाथ पकड़ते हुए कहा। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखकर मुस्कुराया। वह इंतजाम के अंधेरे से निकलकर प्यार और उम्मीद की एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। रोहन का प्रस्ताव स्वीकार करने के एक हफ्ते बाद अनन्या नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल गई। लंदन में इलाज करने वाले डॉक्टर आमतौर पर उसकी जांच के लिए भारत आए थे। कुल मिलाकर आपकी हालत स्थिर है, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखते हुए कहा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा,
डॉक्टर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। क्या हुआ? अनन्या ने घबराकर पूछा। इस दुर्लभ बीमारी के एक नए रूप के दोबारा होने की बहुत ही मामूली संभावना है, डॉक्टर ने सावधानी से समझाया। संभावना 1% से भी कम है, लेकिन हम इसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसी के पलों में यह एक बुआन की परछाई थी। तो मतलब कभी भी? संभावना बहुत कम है, लेकिन लगातार निगरानी जरूरी है। डॉक्टर की बात सुनकर अनन्या गहरी चिंता में डूब गई, लेकिन अनन्या की जानकारी के बिना एक और थरा उसकी ओर बह रहा था। रोहन के चाचा संजय सिंघानिया ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। रोहन की वजह से हमारी तात लगातार कम हो रही है। संजय सिंघानिया अपने हरीबियों के साथ एक गुप्त बैठक कर रहा था, और अब वो लक्की भी आ गई है, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया है। अनन्या की बात कर रहे हो? काबिल तो है, लेकिन हमारे लिए तरा है। संजय के चेहरे पर जलन सा दिख रही थी। रोहन की पहली जीत देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसे गिराने का कोई मौका ढूंढना होगा। तभी संजय को एक आइडिया आया। मनीष सिंह जेल में है ना? जी बिल्कुल, उसी का इस्तेमाल करते हैं। संजय ने एक साजिश रचनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद जेल में मनीष से कोई मिलने आया। वह संजय सिंघानिया का आदमी था। कौन हो तुम? मनीष ने हैरानी से पूछा। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, उस आदमी ने रहस्यमयी ढंग से कहा। मेरी मदद तुम्हारी सग्गाम हो सकती है, उस आदमी ने मनीष का ध्यान खींचा। सच में? मनीष की आंखों में चमक आ गई। तुम्हें सिंघानिया ग्रुप की कुछ जानकारी हमें देनी होगी। उस आदमी ने असली सौदा सामने रखा, खास तौर पर अनन्या की मेडिकल रिपोर्ट्स और ग्रुप के अंदरूनी राह। मनीष कुछ देर हिचकिचाया, लेकिन समझा कम होने के लालच को ठुकरा नहीं पाया। कैसी जानकारी चाहिए? सिंघानिया ग्रुप के संस्थापक का कोई पुराना स्कैंडल होगा, उस आदमी ने सासा मांगा, और अनन्या की बीमारी और इलाज का पूरा रिकॉर्ड भी। मनीष ने सोचने के बाद सौदा मान लिया। उसके मन में अनन्या से बदला लेने की आग भी थी। एक हफ्ते बाद संजय सिंघानिया के हाथ ढूरी जानकारी लग गई। सिंघानिया ग्रुप के संस्थापक ने 30 साल पहले एक बहे पर्यावरण प्रदूषण के मामले को दबाया था। ये रहे सबूत। उसके आदमी ने कागजात का बंडल दिया, और अनन्या की मेडिकल हिस्ट्री भी मिल गई है। बहुत बढ़िया, अब इसे मीडिया में लीक कर दो, संजय ने संतुष्टि से कहा। कुछ दिनों बाद एक सनसनीखेज सामने आई। सिंघानिया ग्रुप के संस्थापक पर 30 साल पुराने पर्यावरण प्रदूषण को छिपाने का आरोप। न्यू एंकर ने गंभीर चेहरे से बरपाई। साथ ही अनन्या सिंघानिया की दुर्लभ बीमारी की सामने आने से विवाद और भी बढ़ गया है। अनन्या न्यू देखकर सदमे में आ गई। उसकी निजी बीमारी की जानकारी सार्वजनिक कर दी गई थी। यह कैसे? रोहन भी हैरान था। यह जानकारी किसने लीक की? लेकिन अभी और तूफान आना बाकी था। सिंघानिया ग्रुप के शेयर 20% गिरे। शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। सामाजिक संगठनों ने कंपनी के इलाह बॉयकॉट अभियान शुरू कर दिया। समाज में उथल पुथल मच गई। इसी मौके का फायदा उठाकर संजय सिंघानिया ने अपनी चाल चली। हम एक आपातकालीन शेयरधारक बैठक बुलाएंगे। संजय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमें चेयरमैन रोहन सिंघानिया की प्रबंधन क्षमता और नैतिक पतन पर चर्चा करनी होगी। अनन्या न्यू देखकर गहरे अपराध बोध में डूब गई। मेरी वजह से रोहन को यह सब झेलना पड़ा है। अनन्या को लगा कि उसकी सेहत रोहन की कमोरी बन गई है। उसे बचाने के लिए क्या मुझे चले जाना चाहिए? अनन्या गहरे अकेलेपन में डूब गई। तभी रोहन अनन्या के पास आया। अनन्या, तुम ठीक हो? रोहन ने चिंता से पूछा। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से। अनन्या ने सिर झुकाकर माही मांगी। तुम्हारा अतीत जो भी हो, मुझे कोई गर्क नहीं पता। रोहन ने अनन्या को मम्बूती से देखते हुए कहा। मैं तुम्हें हर इल्जाम से बचाऊंगा, लेकिन कंपनी, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। रोहन ने अनन्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो एक रणनीति बनाते हैं। अनन्या ने रोहन के अटूट प्यार को महसूस किया और अपना मन मजबूत कर लिया। तो सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि जानकारी किसने लीक की। अनन्या ने ठंडे दिमाग से विश्लेषण करना शुरू किया। यह जानकारी सिर्फ मनीष के पास हो सकती है। कहीं मनीष ने इसके पीछे भ्रूर कोई और है। अनन्या ने लीक हुए दस्तावेजों को ध्यान से देखा। तभी उसे एक अजीब बात दिखी। यहाँ चाचा जी के लोगों के पैसे लगे होने के निशान हैं। अनन्या ने एक काग की ओर इशारा किया। यह तो सच है। रोहन ने देखकर हैरानी जताई। चाचा जी ने मनीष का इस्तेमाल किया है। अनन्या ने साजिश को समझ लिया।
और यादा विश्लेषण करने पर अनन्या को एक निर्णायक सुराग मिला। यह देखो। अनन्या ने उत्साहित होकर रोहन को बुलाया। इस सबूत के दस्तावे में हल्की सी छेछा की गई है। कैसी छेछा? तारी और आंखों को जानबूझकर बदला गया है। अनन्या ने पेशेवर तरीके से विश्लेषण किया। अगर हम इसे सार्वजनिक कर दें तो सारे आरोप झूठे साबित हो जाएंगे, अनन्या ने यहीन से कहा। तो फिर शेयरधारकों की बैठक में? हाँ, मैं खुद वहां जाऊंगी और सब कुछ सबके सामने साफ करूंगी, अनन्या ने दृढ़ता से कहा। यह दर्दनाक हो सकता है, रोहन ने चिंता जताई। कोई बात नहीं, अब मैं भागूंगी नहीं। अनन्या की आंखों में मजबूत इरादा था। मैं चाचा जी की साजिश का पर्दाफाश करके इस खेल को तम्म कर दूंगी। रोहन अनन्या की हिम्मत देखकर प्रभावित हुआ। मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, हम साथ हैं। अनन्या ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी। आपातकालीन शेयरधारक बैठक से 2 दिन पहले रोहन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सिंघानिया ग्रुप के मुख्यालय में अनगिनत पत्रकार जमा थे। मैं अनन्या सिंघानिया की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में सटीक जानकारी देना चाहता हूं, रोहन ने शांति से माइक के सामने कहा। वह इस समय पूरी तरह से ठीक हैं और बीमारी के दोबारा होने की संभावना न के बराबर है। यह हमारी आधिकारिक घोषणा है, रोहन ने मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहा। कृपा करके दुर्भावनापूर्ण अफवाहों पर ध्यान न दें। उधर अनन्या निर्णायक सबूत इकट्ठा कर चुकी थी। मनीष और चाचा जी के बीच हुए अवैध सौदे का पूरा रिकॉर्ड मिल गया है। अनन्या ने रोहन को कागजों का बंडल दिखाया और दस्तावेजों में छेड़छाड़ का सबूत भी पक्का है। अनन्या ने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए समझाया, मैंने मूल और नकली दस्तावेजों का मेटाडेटा भी विश्लेषण कर लिया है। वाकई बहुत बारीकी से काम किया है। रोहन अनन्या की विशेषज्ञता से प्रभावित हुआ। अब पलटवार करने के लिए हमारे हथियार तैयार हैं। अनन्या के चेहरे पर आत्मविश्वास था। आखिरकार आपातकालीन शेयरधारक बैठक का दिन आ गया। सिंघानिया ग्रुप के भय हॉल में शेयरधारक और पत्रकार खचाखच भरे थे। आज हम यहां चेयरमैन रोहन सिंघानिया के इस्तीफे पर चर्चा करेंगे, संजय सिंघानिया ने मंच पर आकर घोषणा की। उनकी प्रबंधन क्षमता की कमी और नैतिक पतन एक गंभीर मुद्दा है। शेयरधारकों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। वह पर्यावरण स्कैंडल को ठीक से संभाल नहीं पाए और तभी अनन्या अपनी जगह से खड़ी हुई और हाथ उठाया। मुझे बोलने का मौका दीजिए, अनन्या ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। तुम कौन होती हो? संजय ने नाराज होकर पूछा। मैं सिंघानिया ग्रुप की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हेड अनन्या सिंघानिया हूं। अनन्या मंच की ओर चल पई। रुको, तुम्हें कोई अधिकार नहीं। एक शेयरधारक के तौर पर मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। अनन्या ने अपने शेयर होल्डिंग का सर्टिफिकेट दिखाया। संजय घबरा गया और इसी बीच अनन्या ने माइक पकड़ लिया। मैं चाचा जी के अवैध कारनामों का पर्दाफाश करूंगी, अनन्या ने प्रोजेक्टर चालू करते हुए कहा। यह रहे मनीष के साथ उनके गुप्त सौदे के सबूत। स्क्रीन पर ओन रिकॉर्डिंग और बैंक लेन देन का ब्यौरा दिखाई देने लगा। सबूतों में छेड़छाड़ करने के निर्देश भी इसमें शामिल हैं। संजय का चेहरा सजेद पक गया। वो सब झूठ है। यह मेटाडेटा के विश्लेषण का नतीजा है, अनन्या ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। यह एक ऐसा सबूत है जिसे अदालत में भी साबित किया जा सकता है। शेयरधारक हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शेयरधारक बैठक के बाद अनन्या ने एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं अपनी बीमारी की सच्चाई के बारे में बताना चाहती हूं, अनन्या ने शांति से शुरू किया। हाँ, मुझे एक दुर्लभ बीमारी थी। पत्रकार ध्यान से सुनने लगे। लेकिन मेरी यह बीमारी 2 चीजें साबित करती है, अनन्या ने साफ कहा। 1, मुझे त्यागने वालों की कायरता और 2, उन सभी मुश्किलों को पार करके इंदा बचने की मेरी मजबूती। अनन्या की इस तर्कपूर्ण घोषणा पर पत्रकारों ने तालियां बजाईं। बीमारी मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का हथियार बन गई। जनमत पूरी तरह से अनन्या के पक्ष में हो गया। कुछ दिनों बाद संजय सिंघानिया के इलाज जांच शुरू हो गई। सबूतों में छेड़छाड़ और आंतरिक विद्रोह भड़काने के आरोप में आपसे पूछताछ होगी, एक जांच अधिकारी ने संजय को सूचित किया। संजय सिंघानिया का साम्राज्य पूरी तरह ढह गया। रोहन की ग्रुप के मुखिया के तौर पर स्थिति और भी मजबूत हो गई। मनीष के इलावा भी अतिरिक्त आरोप लगाए गए। सबूतों में छेड़छाड़ और झूठे आरोप लगाने के जुर्म में आपकी सजा बहाई जाती है। वकील ने मनीष को बुरी वर्दी मेरा इस्तेमाल किया गया।
मनीष को देर से समझ आया और वह चीख पा, संजय ने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मनीष का दुखद अंत निश्चित हो गया था। रोहन ने पर्यावरण के मुद्दे पर भी ईमानदारी से काम किया। हम संस्थापक के पर्यावरण स्कैंडल को स्वीकार करते हैं और माफी मांगते हैं। रोहन ने एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माई मांगी। हम भविष्य में 100 करोड़ रुपए का निवेश करके पर्यावरण सुधार का काम करेंगे। रोहन की सच्ची माई ने ग्रुप का विश्वास बहाल कर दिया। सारे संकट हल होने के बाद अनन्या और रोहन ने कुछ शांत पल बिताए। हमने बहुत कुछ झेला है, अनन्या ने रोहन का हाथ पकते हुए कहा। अच्छा हुआ कि हम साथ मिलकर इससे बाहर निकल आए। रोहन ने अनन्या को प्यार से देखा। अब हम सच में एक दूसरे की जिंदगी के जिम्मेदार साथी बन गए हैं। यह बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से परे एक सच्चा प्यार है। रोहन ने अनन्या के माथे पर चूमते हुए कहा, आगे भी मेरा साथ देना। कुछ दिनों बाद अनन्या को एक नया नियुक्ति पत्र मिला। आपको सिंघानिया ग्रुप के सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का चेयरपर्सन भी नियुक्त किया जाता है। रोहन ने नियुक्ति पत्र देते हुए कहा, आप नैतिक प्रबंधन का नेतृत्व कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अनन्या ने आत्मविश्वास से पत्र लिया। अनन्या के नेतृत्व में ग्रुप की सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। मीडिया ने भी अनन्या की जमकर तारीफ की। अनन्या, सिंघानिया, नैतिक प्रबंधन का एक नया अध्याय। अखबारों की सुर्खियां अनन्या की उपलब्धियों को बयां कर रही थीं। जब सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो गया तो एक दिन रोहन ने अनन्या से कहा, अब हम आधिकारिक तौर पर शादी कर लें। रोहन ने एक बार फिर अंगूठी निकालते हुए कहा, यह सच्चे प्यार पर आधारित शादी होगी। हाँ बिल्कुल, अनन्या ने खिलखिलाकर हंसते हुए जवाब दिया। इस बार सच में जिंदगी भर के लिए। शादी की बर बिजनेस जगत में फैलते ही बधाइयों का तांता लग गया। सिंघानिया ग्रुप के रोहन और अनन्या की आधिकारिक शादी की घोषणा। मीडिया इस बर को प्रमुखता से दिखा रहा था। कॉरपोरेट जगत की सबसे शक्तिशाली जोड़ी का मिलन। शादी वाले दिन दिल्ली के सबसे आलीशान होटल में एक भव्य समारोह हुआ। बब्बे बा ए उद्योगपति और राजनेता शामिल हुए। खूबसूरत दुल्हन आ रही हैं। अनन्या ने सजेद शादी के जोए में प्रवेश किया। वह अतीत के सारे दर्द को पार कर चुकी एक देवी की तरह लग रही थी। अब हम दूल्हा दुल्हन की स्मेल लेंगे, पंडित जी ने गंभीरता से कहा। क्या आप सुख में और दुख में, सेहत में और बीमारी में एक दूसरे से प्यार करने और साथ देने का वचन देते हैं? हाँ, रोहन और अनन्या ने एक साथ ओर से कहा। अब आप एक दूसरे के हैं। रोहन और अनन्या ने एक दूसरे को गले लगाया। मेहमानों ने जोरदार तालियां बजाईं। बधाई हो अनन्या मैडम, हमेशा खुश रहिए। अनन्या ने खुशी के आंसू पोंछते हुए हाथ हिलाया। यह वह पल था जब उसने सारे दर्द को हराकर सच्चा प्यार पाया था। अब सच में एक नई शुरुआत है। अनन्या ने रोहन से फुसफुसाकर कहा, हमेशा साथ रहेंगे। रोहन ने अनन्या को कसकर गले लगाते हुए जवाब दिया। दोनों के चेहरों पर खुशी की मुस्कान थी। यह सच्ची मोहब्बत और जीत की एक मुकम्मल कहानी थी। शादी के 1 साल बाद रोहन और अनन्या बिजनेस की दुनिया में सबसे चर्चित और शक्तिशाली जोड़ी बन चुके थे। दोनों के तालमेल ने सिंघानिया ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। इस साल हमारी आय पिछले साल की तुलना में 30% बढ़ी है। सिंघानिया ग्रुप की बोर्ड मीटिंग में रिपोर्ट पेश की जा रही थी। यह सब अनन्या मैडम के नेतृत्व वाले प्रोजेक्ट्स की वजह से हुआ है। रोहन ने अपनी पत्नी को गर्व से देखते हुए कहा, यह हम सबकी मेहनत है। अनन्या ने विनम्रता से जवाब दिया। अनन्या के नेतृत्व में पर्यावरण और सामाजिक कल्याण के प्रोजेक्ट्स ने शानदार सफलता हासिल की। विदेशों में भी सिंघानिया ग्रुप के इस बदलाव की चर्चा होने लगी। संयुक्त राष्ट्र से सस्टेनेबल बिजनेस अवार्ड का प्रस्ताव आया है। सेक्रेटरी ने खुशबरी दी। सच में? अनन्या ने हैरानी से पूछा। जी, उन्होंने अनन्या मैडम को पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। यह सिंघानिया ग्रुप की 32 आंख और वैश्विक छवि का नतीजा था। इतने व्यस्त होने के बावजूद अनन्या ने उन लोगों को नहीं भुलाया जिन्होंने उसकी मदद की थी। सबसे पहले वह प्रोफेसर वर्मा से मिलने गई। प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? अनन्या ने उनकी लैब में जाकर नमस्कार किया। अरे अनन्या बेटी, तुम तो बहुत बदल गई हो। प्रोफेसर वर्मा ने भावुक होकर अनन्या का स्वागत किया। यह सब आपकी वजह से हुआ है सर।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनन्या ने सिर झुकाकर उनका धन्यवाद किया। मैं आपको सिंघानिया ग्रुप में सलाहकार के तौर पर नियुक्त करना चाहती हूँ। सलाहकार? हमें आपके ज्ञान की जरूरत है। प्रोफेसर वर्मा अनन्या की सिंसेरिडाद से बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद वह सुरेश से मिलने गई। सुरेश जी? अनन्या ने कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरेश से मुलाकात की। अरे अनन्या? नहीं, अनन्या मैडम। सुरेश चौंक कर अपने कपड़े झाड़ने लगा। मैं आपको सिंघानिया कंस्ट्रक्शन के साइट सुपरवाइजर का पद और करना चाहती हूँ। अनन्या ने सुरेश की काबिलियत का सम्मान करते हुए कहा, मुझ जैसा आदमी और इतनी मैं आपकी ईमानदारी और काबिलियत पर पूरा भरोसा करती हूँ। सुरेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस तरह अनन्या ने उन सभी लोगों का एहसान चुकाया जिन्होंने उसकी मदद की थी। उधर अनन्या के मन में एक गहरी शांति थी। बदला पूरा होने के बाद भी उसने जीने का उत्साह नहीं खोया था। अनन्या, तुम इन दिनों कैसी हो? रोहन ने पूछा। बहुत खुश हूं। मुझे नहीं पता था कि बदला पूरा होने के बाद भी जिंदगी इतनी भरपूर हो सकती है। अनन्या ने दिल से कहा, क्योंकि मुझे नए मकसद मिल गए हैं। कैसे मकसद? और ज्यादा लोगों की मदद करके एक सार्थक जिंदगी जीना। रोहन अनन्या के इस परिपक्व रूप को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन सिंह परिवार के बारे में बर मिली है कि मनीष की जेल में मौत हो गई। सेक्रेटरी ने धीरे से बताया। कैसे? दूसरे कैदियों के साथ झगड़े में उसका दुखद अंत हो गया। अनन्या कुछ देर चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गास भाव नहीं थे। कमला सिंह की भी बर है, सेक्रेटरी ने आगे बताया। सब कुछ खोने के बाद वह मानसिक रूप से टूट चुकी है और पागल हो गई है। आजकल शहर के बाहर एक आश्रम में रहती है। यह बर सुनकर अनन्या के मन में मिले जुले पादे कर काता है, जुले के सह में केले कर के मार भादीना एक साथ राइन की वनते घे, लेकिन बाद में भाव थे। लेकिन उससे या हमदर्दी से यादा उसे एक अलग एहसास हुआ। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैंने अपनी इस्मत गुद बदली। अनन्या ने रोहन से कहा। अब मुझे लगता है कि मैं अतीत से पूरी तरह आगाध हो गई हूं। रोहन ने अनन्या का हाथ कसकर पक लिया। 5 साल बीत गए। सिंघानिया ग्रुप के हॉल में एक बड़ी घोषणा हुई। अनन्या सिंघानिया को सिंघानिया ग्रुप की सह अध्यक्ष को चेयरपर्सन नियुक्त किया जाता है। रोहन ने आधिकारिक घोषणा की। अब हम मिलकर ग्रुप का नेतृत्व करेंगे। अनन्या ने पूरे आत्मविश्वास से अपना भाषण दिया। मीडिया ने इस बर को प्रमुखता से छापा। अनन्या सिंघानिया, भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी महिला लीडर, सिंघानिया ग्रुप सह अध्यक्ष प्रणाली के साथ एक नई छलांग के लिए तैयार। अनन्या भारत की सबसे प्रभावशाली महिला लीडर बन गई। शादी की 5वीं सालगिरह पर दोनों एक गांस जगह गए। यह वही बरसाती कमरे की छत थी जहां अनन्या ने अपनी नई जिंदगी की तैयारी की थी। यहां टिफिन खाने का ममा ही कुछ और है, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकि हम अपनी शुरुआत को न भूलें। अनन्या ने अतीत को याद करते हुए कहा, मुझे याद है मैं यहां रो कसरत करते हुए एक प्रण लेती थी। क्या प्रण? कि दोबारा कभी बेबस नहीं बनूंगी। अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और आज मैं उससे कहीं ज्यादा खुश हूं। दोनों ने टिफिन खाते हुए एक अनमोल समय बिताया। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं, अनन्या ने धीरे से कहा। क्या? मैं एक असली परिवार बनाना चाहती हूं। अनन्या ने रोहन की आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारा मतलब तुम मां बनना चाहती हो? हां, मैं हमारा अपना परिवार बनाना चाहती हूं। रोहन के चेहरे पर खुशी की मुस्कान फैल गई। मैं भी यही सोच रहा था। सच में? हां, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ एक भविष्य का सपना देखा है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर भविष्य का वादा किया। कुछ और साल बीत गए और अनन्या की कहानी एक मिसाल बन गई। मौत के मुंह से लौटकर अपनी किस्मत बदलने वाली औरत, अन्याय को सा देकर सच्चा प्यार पाने वाली लीडर। लोग अनन्या की कहानी को इसी तरह याद करते थे। उसे बुलाया जाने लगा। आपने इतनी सारी मुश्किलों का सामना कैसे किया? एक यूनिवर्सिटी के छात्र ने पूछा। मैंने हार नहीं मानी और मैं अकेली नहीं थी, अनन्या ने प्यार से जवाब दिया। मेरे साथ सच्चा प्यार और मेरा साथ देने वाले लोग थे। दर्शक भावुक होकर तालियां बजाने लगे। सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन के ऑफिस में अनन्या खिड़की से बाहर देख रही थी। रोहन ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रही हो? हम यहां तक पहुंच गए, यह किसी चमत्कार जैसा लगता है।
अनन्या ने रोहन के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, यह चमत्कार नहीं, तुम्हारी इच्छा शक्ति है। रोहन ने अनन्या को गर्व से देखा। अब तुम सच में एक सिंघानिया तमनान मिसाल बन गई हो। अनन्या का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। मौत के कगार से उठकर अपनी गुद की मिसाल बनाने वाली औरत की कहानी के रूप में हमारा आने वाला भविष्य और भी रोमांचक होगा। अनन्या ने रोहन का हाथ पकते हुए कहा, हमेशा साथ रहेंगे। दोनों के प्यार और सफलता की यह मिसाल हमेशा जारी रहने वाली थी। अनन्या एक सच्ची विजेता बनकर एक नई कहानी लिख रही थी। यह कहानी थी मौत के मुंह से त्यागी गई एक औरत की, जिसने अपनी तात से अपनी इस्मत बदल दी। जिंदगी कभी कभी हमें तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हार न मानने का जज्बा और सच्चा प्यार हो तो किसी भी निराशा को हराया जा सकता है। सिंह परिवार के धोखे और तिरस्कार के बावजूद अनन्या ने हार नहीं मानी और रोहन के साथ मिलकर उसने जो सच्चे प्यार की मिसाल कायम की, वह कई लोगों को उम्मीद और हिम्मत देगी। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें और अच्छी कहानियां बनाने की तात देता है। और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।